नमस्कार। उत्तराखंड के खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। शुरुआत करेंगे। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज शाम को हरिद्वार में भव्य ड्रोन शो है। दीपोत्सव और भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती के उपलक्ष्य में गंगा दीपोत्सव 2024 का समारोह आज स्थल पर आयोजित किया गया है। और आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस आरती में शामिल हुए और आज उन्हीं के कर्तव्यों से इस भावी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। गंगा आरती के साथ ही समस्त धर्मावलंबी उत्तराखंड सरकार भक्तवत्सलेन गे सदा पवर्गभूगदे दरिद्र दुःखारिणी किया जाएगा। तो हरिद्वार में आज गंगा दीप उत्सव का आयोजन हो रहा है। राज्य स्थापना दिवस पर लगभग 3.5 लाख दीपक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हरिद्वार से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। जो आपने अभी कुछ क्षण पहले देखा कि किस तरह से वो पूजन अर्चन के वहां पर सहभागी बने हुए थे, क्योंकि राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों से मनाया जा रहा है। इसको लेकर ही हरिद्वार में भव्य ड्रोन शो, दीपोत्सव और भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2000 में गठन हुआ था और उसके बाद उत्तराखंड अपना राज्य स्थापना दिवस ये मना रहा है। कई ड्रोन शो होगा इसमें थोड़ी देर में, और दीपोत्सव भजन कार्यक्रम होंगे, इसका भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। उन्होंने पूजा अर्चना भी की है और अब थोड़ी देर के बाद ये कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिल सकता है। हालांकि रंग बिरंगी तस्वीरें भी अभी भी देखी जा सकती हैं हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में। और थोड़ी देर के बाद ये कार्यक्रम भी शुरू होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें होंगे और भी तमाम चीज़ें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। कई लोग भी इसमें आने का अंदेशा है, लोग पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम को नज़दीक से देखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। तो लगातार उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर जो कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर मनाया जा रहा है, वहीं 9 नवंबर को राज्य में यूसीसी लागू न होने को लेकर सियासी घमासान देखा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, नियमावली बनने के बाद हम इसे लागू करेंगे। इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद को यूसीसी के नियमावली अपडेट का कुछ पता ही नहीं है, जबकि नियमावली समिति ने करीब 15 दिन पहले नियमावली का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। देखिए, यूसीसी के लिए नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है।
यही तो बात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। 2.5 साल से डुगडुगी पीट रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर। और तो और मुख्यमंत्री जी लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में प्रांत दर प्रांत घूम कर आ गए, झूठा प्रचार अपना करा कर आ गए कि यूसीसी लाने वाले पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। लेकिन यूसीसी है कहाँ? हमसे कहा गया था राज्य स्थापना दिवस के दिन यूसीसी को लॉन्च किया जाएगा, जनता को सौगात के रूप में दिया जाएगा, लेकिन बैकफुट पर चले गए इसलिए क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव है। और पहले दिन से जनता में कोई, उत्तराखंड की जनता में कोई अंडर करंट यूसीसी का है नहीं। जनता को अपनी थाली के भोजन से मतलब होगा, अपने मवेशियों से मतलब होगा, अपने खेत खलिहानों को चट करने वाले। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जहां लगभग समाप्ति की ओर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का शामिल होना जारी है। उत्तरकाशी से राजदीप परमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजदीप परमार को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। सदस्यता प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। अभियान सीमित समय के लिए होता है। तो प्राथमिक सदस्यता अभियान का प्रथम चरण समाप्त के बाद अब हमारा सदस्यता अभियान का द्वितीय चरण आजकल चल रहा है और अब धीरे धीरे संगठन पर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सदस्यता ये प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। उसी के तहत राजदीप परमार सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तरकाशी के डुंडा के रहने वाले बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में वो हमको सिद्ध होंगे, इसलिए आज उनकी हम सदस्यता करा रहे हैं। वहीं देहरादून में अपनी मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में आज कर्मचारियों ने देहरादून स्थित परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। उपनल कर्मचारियों को सचिवालय के पास बैरिकेड लगाकर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर अमल न हुआ तो संगठन से जुड़े 22,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन ने कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। क्या मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर के आज आप लोग यहाँ कुछ हमने कोर्ट की लड़ाई लड़ी है। 2018 में उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया था कि सरकार उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण करे और समान कार्य के लिए समान वेतन दे। लेकिन ये हठधर्मी सरकार है। तब एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई और वहां सुप्रीम कोर्ट में सरकार को मुंह की खानी पड़ी। प्रदेश सरकार की जो एसएलपी थी वो खारिज कर दी गई और जो पूर्व तक जो नैनीताल हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको यथावत रखा गया। लेकिन ये हठधर्मी सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है, जिस कारण उपनल कर्मी सड़कों पर है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ऐसा लगभग कर्मचारी उपनल में हैं और अपना बेहतर विभागों में दे चुके हैं। जीवन का जो महत्वपूर्ण समय होता है 18 से 20, 38, 40 साल का, वो विभागों में दे चुका है। इसके बाद आखिर उपनल कर्मी जाएगा तो जाएगा कहाँ? उत्तराखंड में पहली बार बन रही योग नीति पर मंथन शुरू हो गया है। नीति के तहत योग केंद्रों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के साथ प्रोत्साहन के भी प्रावधान किए जाएंगे। बताते चलें, उत्तराखंड राज्य में दिसंबर माह में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस सम्मेलन से पहले राज्य की पहली योग पॉलिसी लागू हो सकती है। दरअसल साल 2023 से ही आयुष विभाग प्रदेश के लिए योग नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। हालांकि आयुष विभाग ने योग नीति का मसौदा तैयार कर शासन को अध्ययन के लिए भी भेज दिया है। मुख्य रूप से इस योग पॉलिसी में प्रदेश की योग संबंधित विधाओं को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। ऐसे में योग पॉलिसी को जल्द से जल्द धरातल पर उतरने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस योग नीति में कई खास प्रावधान किए गए हैं। राज्य में योग और आयुर्वेद को लेकर काफ़ी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी ड्राफ्ट के जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है और मैकेंजी संस्था के साथ भी इस संबंध में उनकी मदद सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही एक ड्राफ्ट जैसे तैयार हो जाएगा, इसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सर, इसमें हम किसी खास बिंदु पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि योग की विश्व की राजधानी ऋषिकेश है तो योग की जननी भी मानी जाती है।
तो ऐसे में योग को बढ़ावा देने के साथ खासकर जो लोकल लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इन सब चीज़ों को भी समाहित रहेगा इसमें। राज्यों में जितना भी पर्यटन स्थल विकसित हो रहे हैं उसके आसपास विशेष रूप से योग और आयुर्वेद को भी हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से उसके संस्थान विकसित हो। और वेलनेस सेक्टर में भी काफ़ी संभावनाएं अभी प्रदर्शित हो रही हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए योग के जो भी मानक होते हैं उनको सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जो शिक्षण संस्थान उसमें स्थापित होंगे उसमें एक रूपता लाने के लिए और सामान्य जन को रोजगार की दृष्टि से योग का प्रयोग करने के लिए हम प्रोत्साहित करने का उसमें एक प्रमुख उद्देश्य शामिल होगा। उसी के दृष्टिगत योग नीति जो है कार्य करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। वही विकासनगर में नगर पालिका के सभागार में सीवरेज व ड्रेनेज सिस्टम का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। उन्होंने बताया कि 18 वर्षों से चले आ रही इस योजना का शुभारंभ आज कर दिया गया है और इस योजना से विकासनगर की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 30 वर्षों तक शहर का कायाकल्प अच्छी तरह से होगा। एक बहुत शानदार स्कीम है और जैसा भी प्रोजेक्ट अथॉरिटीज ने आपको बताया कि देखो कितना छोटा शहर है हमारा, लाखों करोड़ों की योजनाएं भी देश में बन रही, लेकिन ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि 18 साल की O&M वाली स्कीम देश के अंदर ये पहली होने जा रही है और इस योजना के डिजाइन और यहाँ की स्थिति को इससे एशियन डेवलपमेंट जो फंडिंग एजेंसी है उसने भी प्रभावित होकर के यहाँ तक कह डाला कि इस मॉडल को बांग्लादेश और श्रीलंका में भी रेप्लिकेट करने का काम करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल आधुनिक समय में जिस जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का हो, पर कैपिटा वाटर सप्लाई हो, पानी पेयजल की क्वालिटी हो, उसके लिए टेस्ट लैब्स हो, सीवरेज का सीवर नेटवर्क हो, जो पूरा सीवरेज सिस्टम है, STP वगैरह वगैरह, वो पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि 2005 में आयोग की स्थापना की गई थी। उनका कहना है कि 2019 से आयोग महिला को लेकर लगातार कार्य कर रहा है। प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं का हाल लगातार जाना जा रहा है। इसके साथ ही जेल से छूटने के बाद उन्हें रोजगार के उचित अवसर देना, प्रत्येक थाने और वन स्टॉप में महिला हेल्पलाइन की स्थिति जानी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में अब रोचक होने लगा है। विधानसभा चुनाव में जहां राजनीतिक दल अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर जनता को लुभाने में जुटे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की परेशानी बेरोजगार संघ भी बढ़ाने जा रहा है। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार ने ऐलान किया है कि वह आगामी दिनों में केदारनाथ जाएंगे और जनता को सरकारों की जन विरोधी नीतियों के प्रति सचेत करने का काम करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार की परिपाटी प्रदेश के अंदर चल रही है, युवा रोजगार मांग रहा है, उन्हें डंडे दिए जा रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहा है, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के दिन आपकी बेटियां यहाँ पर सड़कों पर उन पर लठ बजाए जा रहे हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। युवा सम्मेलन परेड ग्राउंड में हो रहा है और युवाओं को वहां से उठा उठा के पुलिस के द्वारा बाहर किया जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो सारी घटनाएं हैं, और जो कह रहे हैं कि हमने 2.5 साल में 18,500 लोगों को सरकारी नौकरी दे दी, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि एक दिन मैं बैठना चाहूंगा, या तो भाजपा का प्रवक्ता सामने आ जाएं या उनके कोई व्यक्ति आ जाएं जो 18,500 लोगों की लिस्ट मेरे को दें, ये सरकारी विभागों में 2.5 साल में नियुक्त हुए। मतलब अखबारबाजी कर लीजिए, मीडियाबाजी कर लीजिए, तमाम प्रकार का पैसा आप ऐसे ही बहा लीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ जितना जायज है उतना कहिए, उतना हम भी देखिए। अगर अच्छा कुछ सरकार करेगी उसकी हम भी तारीफ करेंगे, पर अगर बेबुनियादी तमाम प्रकार के जुमलेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि 1-2 दिन में केदारनाथ जाऊं और वहां पर तमाम प्रकार की चीजों को रखूं। केवल जनता को जागरूक करना फिलहाल मकसद है। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन आधी लड़ाई समाप्त हो गई। देहरादून में बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवार ने बताया कि सचिव और उनके बीच हुई मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सचिव मीनाक्षी सुंदरम के बयान रोज बदल रहे हैं। अगर मारपीट जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसका सबूत दें। इसके अलावा बॉबी ने कहा कि राज्य में सेवा विस्तार कर कई भ्रष्टाचार अधिकारियों को सरकार पना दे रही है। उन अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए।
देखिए, जिस प्रकरण की बात की जा रही है, उस प्रकरण की सच्चाई मीडिया के माध्यम से सामने आ ही चुकी है। उस प्रकरण की सच्चाई उस लेटर के माध्यम से, उस एफआईआर के माध्यम से सामने आ चुकी है जो कि उनके द्वारा दी गई है। उसमें जो चीज़ें लिखी गई है, मुझे लगता है कि वो सरासर गलत है कि किसी ठेके को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। मैं समझता हूं कि अगर ठेके को लेकर दबाव बनाया जा रहा था तो मीनाक्षी सुंदरम जी ये कहें कि कौन सा ठेका था और किस ठेकेदार को दिलाने की बात हो रही थी। और अगर ये कह रहे हैं कि कॉलर पकड़ा है और मारा भी है तो आप मेडिकल करवा लेते, और उसके साक्ष्य देते कि हमने आपने इस प्रकार की वो की है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के गंभीर मामलों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और वो मामले भ्रष्टाचार से अगर रिलेटेड हैं और अगर उसमें किसी ने भी लापरवाही बरतने की कोशिश की तो ये ट्रेलर था, फिल्म भी दिखाई जाएगी, क्योंकि ये उत्तराखंड हम उन ईमानदार आईएएसओं का, ईमानदार पीसीएस या ईमानदार अधिकारी कर्मचारियों, चपरासी भी होगा, अगर ईमानदार होगा तो उनको सलाम किया जाएगा, सैल्यूट किया जाएगा। पर जो भ्रष्टाचारी होगा उनको ये सीधा संदेश है कि ये ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है और दिखाई जाएगी। आप इसमें क्या कहें? वहीं देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने दोपहिया वाहन से शहर में स्थलीय निरीक्षण किया है। शहर के भीतर ट्रैफिक, ड्रेनेज आदि सिस्टम को किस तरह कारगर बनाया जा सकता है, इसके लिए स्थलीय निरीक्षण काफी कारगर साबित हो सकता है। साथ ही कहा कि वहीं इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। पहले जब से हमने इनिशिएटिव शुरू किया था कप्तान साहब और हमने, तो उसमें हमारा लक्ष्य ये था कि शहर को जैसे हमने 4 जोन्स में विभाजित किया था, तो प्रथम चरण में जो उस जोन में जो ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पे चौंक्स बनने थे, कहीं पे फुट ओवर ब्रिज प्रपोज होना था, पिंक बूथ बनने थे, पिंक टॉयलेट्स बनने थे, तो उस चरण का काम पूरी प्लानिंग हो चुकी है और उसमें से कुछ चीजें धरातल पे उतारी भी गई हैं और जो आगे आने वाली चीजें हैं, घंटाघर पे हमारा फुट ओवर ब्रिजेस तीनों डायरेक्शंस में, पिंक टॉयलेट और चौक, उसका हमारा जो काम है वो एडवांस स्टेजेस पे है। आज हमारा सेकंड जोन था जो आईएसबीटी, रिस्पना, कारगी, और यहाँ पर भी जो एम है वो वही है कि जो जन सुविधाएं हैं वो हम कैसे धरातल पर और इम्प्रूव कर सकते हैं फील्ड पे खुद देखकर, चाहे वो पिंक बूथ्स हों महिला सुरक्षा के लिए, पिंक टॉयलेट्स हों महिला के सुविधा के लिए, या जहाँ पे जल भराव होते हैं, जैसे ये वाला हमारा बहुत चौकिंग पॉइंट है आईएसबीटी का, यहाँ पे हम ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ कप्तान साहब ने चौक प्रस्तावित किए हैं पूरे शहर भर में, उसका डिजाइन हमारा ऑलरेडी तैयार है, उच्च स्तर पे उसको हमको प्रस्तुतिकरण करना है। तो वही डाइट में यूजर्स की ओर से बाल युवा समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की 82वीं स्टेम लैब का अतिथियों ने उद्घाटन किया। समागम में जिले के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे छात्र छात्राओं ने अपने मॉडल की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम की शुरुआत डाइट परिसर में नवनिर्मित स्टेम लैब के उद्घाटन के साथ हुई। मुख्य अतिथि विधायक प्रदीप बत्रा एवं यूजर्स निदेशक डॉक्टर अनीता रावत ने लैब का उद्घाटन किया है। है कि उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर यूसर्क का जो मुख्य प्रयास है कि किस तरह से छात्रों के अंदर वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित करें और साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को बच्चों तक हम कैसे पहुंचाएं ताकि उनके अंदर एक चिंतन कौशल विकसित हो, एक क्रिएटिविटी विकसित हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज डाइट में हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम लैब्स की स्थापना की है और उसका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से डाइट में टीचर्स को ट्रेन किया जाता है और इसी ट्रेनिंग से यही टीचर्स जब यहाँ से सीख कर जाएंगे कंसेप्चुअली और नई चीजों से, टेक्नोलॉजी से अपने आप को जानेंगे और इसी को वो फिर स्टूडेंट्स के साथ कैसे शेयर करेंगे, ये प्रयास हमारा रहा है। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के वन विभाग की पतरामपुर रेंज में आज वन विभाग की टीम ने सूचना पर दुर्गापुर बीट के जंगलों में चल रही 3 शराब की अवैध भट्टियों पर कार्रवाई की। लगभग 6000 लीटर दलहन नष्ट किया। वन विभाग की इस कार्रवाई से कच्ची शराब के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
जैसा कि आज हमें सूचना मिली थी कि करण ये दुर्गापुर वाला जो क्षेत्र है हमारा गुजर जहाज से लगा हुआ, तो वहाँ पर दो तीन भट्टियों की सूचना मिली थी, जिस पर हमारे द्वारा तुरंत मॉर्निंग के सुबह के समय स्टाफ के साथ कार्रवाई की गई, जिसमें 3 भट्टियों को नष्ट किया गया, जिसमें लगभग 5 से 6 हज़ार लीटर लगभग धान नष्ट किया गया है। आगे भी जैसे भी सूचना मिल रही है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।